अंकिता अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड़ प्यार से पली बढ़ी। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अमीर बिजनेसमैन ने अपने इकलौती बेटी का पालन पोषण किस अंदाज में किया होगा। पापा की ख्वाहिश थी कि अंकिता ने बेहतरीन शिक्षा हासिल करे। वह अंकिता को दूसरे मुल्क में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई में अंकिता को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी अंकिता ने इंटर के बाद कॉलेज को अलविदा कह दिया। अंकिता के इस फैसले से पिताजी बहुत परेशान हुए, मगर फिर मम्मी ने समझाया तो मान गए। अगर अंकिता नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दो, इतनी पढ़ाई काफी है। लड़कियों को घर बसाना होता है, इसके वक्त पर शादी कर देंगे, ये अपने घर बार में खुश रहेगी। मुझे देखिए, मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आपका घर अच्छी तरह से संभाला हुआ है ना। आपको सुकून दिया है, तभी आप इतने दौलत कमा सकते हैं। मम्मी की बातें पिताजी को समझ में आ गई और वह अंकिता के लिए रिश्ते की तलाश में बिजी हो गए। चांद करीबी दोस्तों से जिक्र किया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता कराना चाहता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारी नजर में हो तो बताना। एक दिन अंकिता के पिता किसी शादी में गए हुए थे। वहाँ उनका एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया। चौधरी बलवीर सिंह कॉलेज टाइम में अंकिता के पिताजी रणवीर के क्लास फेलो रह चुके थे। जब चौधरी साहब को पता चला कि रणवीर को अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, तो उन्होंने उतावले हो गए और रणवीर को बोले, रणवीर भाई, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा लड़का इस लायक हो चुका है। तुमने महेश को शायद उसके बचपन में देखा था, शायद याद ना हो। फिलहाल मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। हम देखें भोले लोग हैं, कहीं अजनबियों में फंस गए तो मुमकिन है कि परेशानी खड़ी हो। रणवीर जी ने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा। 2 दिन ही गुजरे थे, चौधरी साहब अपनी पत्नी को लेकर रणवीर के घर आ गए और उन्होंने अंकिता की मम्मी से अपने बेटे की अच्छाई के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। साथ ही तस्वीर भी दिखाई। लड़के की उम्र तस्वीर में 25 साल लगता था। ना जाने कब की फोटो थी। कहा कि हाल ही में ही भिजवाई है। फिर बोले कि हमारा बेटा लंदन में रहता है, लंदन पढ़ने गया तो वही का होकर रह गया। बस हमेशा एक ही बात की रट लगाई हुई है कि मम्मी, भले ही मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन शादी करूँगा तो सिर्फ किसी इंडियन लड़की से ही करूँगा। चौधरी बलवीर जी बहुत अमीर लोग थे। अच्छे खासे बंगले में रहते थे। नौकर चाकर यूं समझे कि कोई कमी ना थी। अलबत्ता उनका कहना था कि वहाँ महेश की नौकरी ऐसी है कि फिलहाल हिंदुस्तान नहीं आ सकता। शादी की तारीख तय हो जाएगी तो वह भी आ जाएगा और शादी होते ही दुल्हन को साथ ले जाएगा। पत्नी को साथ ले जाने के लिए वहाँ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो उन्हें पूरा करके ही आएगा, इसलिए कुछ दिन उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अब फिक्र मत करना, ज्यादा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम आप लोगों के लिए अजनबी नहीं हैं और ना ही आप हमारे लिए अनजान हैं। सोचने में वक्त न लगाइए, फौरन हाँ कर दीजिए ताकि अगले बार मुंह मीठा करने का इंतजाम करके आए। अंकिता की मम्मी ने रणवीर जी से चुपके से बोली, इन लोगों को बहुत जल्दी है। ऐसा भी क्या है कि हथेली पर सरसों जमाना चाह रहे हैं। बेशक आपके जानने वाले हैं, आपको इन पर खूब विश्वास भी होगा, मगर मैं बच्ची को दूसरे मुल्क बिहान के हक में नहीं हूँ। मेरी इकलौती बच्ची है, हमारी पूरी दौलत जायदाद की यही मालिक है। जरा धीरज से काम ले, अपने वतन में अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अंकिता को एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता है, जरा मुझे कोशिश तो करने दीजिए। ये सुनकर रणवीर जी ने गुस्से से बोले, ठीक है, कर लो कोशिश। मैं बलबीर को बरसों से जानता हूँ। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। लड़के का हिंदुस्तान ना आना एक मजबूरी है कि वहाँ के कुछ कानूनी मसले हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। मैंने भी उन लोगों को फौरन हाँ नहीं कही है, बल्कि सोचने के लिए वक्त लिया है। इस दौरान और कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो उन्हें मना कर देंगे। अंकिता की बदकिस्मती है कि कई रिश्ते आए, पर कुछ मम्मी और कुछ पापा को पसंद नहीं आया। इधर चौधरी बलबीर सिंह, उनकी पत्नी ने अपना तगादा जारी रखा।
वह हर तीसरे दिन अंकिता के घर के चक्कर लगाते रहे और मिन्नत समाजन में कोई कसर ना छोड़ी और आखिरकार रणवीर जी को हाँ कहनी पड़ी। रणवीर जी की नजरों में ये रिश्ता बहुत अच्छा था। बस एक ही रुकावट थी बीच में, और वह यह थी कि लड़के को बगैर देखे तस्वीर देखकर ही उसे शादी करनी थी। अंकिता के घर वालों को शादी की कोई जल्दी नहीं थी, और वैसे भी अंकिता अभी सिर्फ 18 साल की थी, इसलिए भी अंकिता ने उन पर कोई बोझ ना थी। अंकिता की मम्मी तो चाहती थी कि 20 साल हो जाने पर बच्चे की शादी करूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कमबख्त अंकिता की किस्मत। जैसे ही रणवीर जी ने चौधरी बलबीर को रिश्ते के लिए हाँ कही तो अच्छे रिश्ते धड़ाधड़ आने लगे। मगर इस वक्त के ज्यादातर लोग अपनी वादी और जुबान के पक्के हुआ करते थे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जहाँ ऊपर वाले को मंजूर था रिश्ता हो गया है, अब अपनी जुबान पर कायम हूँ। हाँ कहा गया जुबान से नहीं फिरूंगा। अंकिता की मम्मी दबे दबे शब्दों में कहती रह गई, सुनो, बेटी का मामला है और परदेश की बात है। हमारी एक ही तो बच्ची है, जरा सोच लो। अभी सिर्फ हाँ की है, मंगनी नहीं हुई है। दूसरे रिश्ते बेहतर है, उनमें से किसी पर गौर कर लो। बेटी बदन में होगी तो दुख सुख में खबर तो ले सकेंगे। तुम औरतों की तो बातें निराली होती है। अरे भाई, लंदन कौन सा दूर है। हमारे लिए हमारे पास कोई दौलत की कमी तो है नहीं। जब चाहेंगे अपनी बेटी से मिलने चले जाया करेंगे। रणवीर के दबाव से मजबूर होकर अंकिता की माँ चुप होकर बैठ गई। दिल उनका महेश के रिश्ते पर राजी ना थी। बस बार बार यही कहती कि लड़का देखा नहीं है और बात परदेश की है। फिर अंकिता की माँ ने अंकिता से कह दी, तो अगर राजी नहीं है तो अभी कह दे, बाद में मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। अंकिता ने क्या कहती, उसे तब इतनी अकल समझ न थी। अंकिता ने जवाब दिया, मम्मी, आप और पिताजी जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मालूम नहीं अंकिता की मम्मी को क्यों ये फैमिली पसंद नहीं आई। दबी जुबान से बोली, मुझे ये लोग लालची लगते हैं। इनसे अच्छाई और सच्चाई की खुशबू नहीं आती मुझे। एक दिन अंकिता ने अपने मम्मी से पूछ ही लिया, मम्मी, आखिर क्यों लगता है आपको ऐसा? बेटी, इस वजह से कि ऐसे लोग खुशामद बहुत करते हैं, और मेरा तजुर्बा कहता है कि खुशामद लोग बहुत मतलबी होते हैं। यही बात खटकती है मेरे दिल को। ऐसे लोग रिश्ता लेने के लिए अक्सर अच्छा बनकर दिखते हैं। तभी पीछे से अंकिता की दादी बोली, अब जो फैसला हो गया उस पर दिल से राजी हो जाओ और ज्यादा कमियां मत निकालो। अच्छे कामों में भरोसा ही खुशियों तक पहुंचाता है। भरोसा करना पड़ता है। दुआ करो कि लड़की की किस्मत अच्छी हो, वरना बहुत देखभाल छान पटक के बावजूद भी कभी कभी थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हमारी अंकिता किस्मत वाली होगी, देख लेना सब ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, दुआ ही करती हूँ, वरना कल की किससे खबर है। इन्हीं बातों में वह दिन भी आ गया जब चौधरी बलबीर जी और उनकी पत्नी अंकिता की शादी की तारीख लेने में कामयाब हो गए। उनके खुशी का ठिकाना ना था। मिठाई का टोकरा लाए, खूब जश्न मनाया गया। अंकिता को महेश की तस्वीर दिखाई तो अंकिता ने एक नजर देखकर शर्म से सर झुका लिया। फोटो में तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अंकिता की क्या पसंद और क्या नापसंद आज तक किसी को दिल में बसाई ही ना था। इन कामों से अंकिता के दिमाग सलाड की तरह बिल्कुल साफ था। तय की गई तारीख से 2 दिन पहले महेश लंदन से हिंदुस्तान आ गया। फिर 2 दिन बाद अंकिता के बाबू की चौखट पर बारात आ गई। दिन ढला, पलक झपकते ही दोनों 7 फेरों के बंधन में बांध गए। अब अंकिता महेश की पत्नी हो चुकी थी। अंकिता की माँ ने अंकिता के लिए खूब सारा दहेज बनाया हुआ था। बड़ी धूमधाम से अंकिता की विदाई की गई। 3 ट्रकों पर जब अंकिता की दहेज का सामान महेश के बंगले के अंदर उतारा गया तो सास ससुर का रुआं रुआं खिल उठा। अंकिता के पिताजी ने अपने बंगले शादी से पहले अंकिता के नाम किए हुए थे।
शानदार गाड़ी भी उन्होंने दहेज में दी थी। हालांकि मालूम था कि अंकिता को महेश के साथ लंदन जाना है, मगर लोक लाज के कारण मजबूर थे। वैसे भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। मम्मी और पिताजी की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि एक ही तो बेटी ही हमारी, बेटी का विदाई के वक्त दहेज में सब कुछ देंगे। हालांकि अंकिता के सास ससुर ने दहेज की कोई शर्त नहीं की थी। वह कहते थे कि हमें बस लड़की चाहिए, दहेज देना है या नहीं देना ये आपकी खुशी है। वैसे भी दहेज मांगकर वो क्यों शर्मिंदा होते। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अंकिता अपने माता पिता की एकलौती बेटी है। आखिर में सब कुछ अंकिता की ही तो होगी। विदाई हो गई और अंकिता दुल्हन बनकर महेश के घर आ गई। लेकिन एक बात महेश के बारे में सब ने कही, अंग्रेजी मुल्क से आया है इसलिए अलग सा लग रहा है। हाँ, शायद माँ बाप के मजबूर करने पर हिंदुस्तान में शादी की है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। रात का वक्त था। अंकिता ने फूलों की स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। भीड़ कम हो गई और रात का 1 बज गया, मगर दूल्हे साहब कमरे में ना आए। बैठे बैठे अंकिता की कमर दुखने लगी। उसकी जी चाहता था कि बिस्तर पर लेट जाएं और सो जाएं। अकेले कमरे में घूंघट काढ़े बैठी रही। खैर, आखिरकार कदमों की आहट हुई। अंकिता के पति महेश अंदर आए और सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। अंकिता इंतजार में थी कि कुछ बातें करेंगे। महेश ने ना तो कोई बात की और ना ही घूंघट उठाकर अंकिता के चेहरा दिखा, बल्कि सिगार लगाकर पीने लगा। इस हरकत पर हैरान होकर अंकिता ने खुद ही घूंघट उठा लिया और नजरें झुकाकर सोचती रही, शायद लंदन में दुल्हन इस तरह घूंघट निकालकर नहीं बैठती होगी, तभी उन्हें मालूम नहीं है कि दुल्हन का घूंघट भी उठाना होता है और मुंह दिखाई भी देनी होती है। मुंह दिखाई गई भाड़ में, कम से कम थोड़ी बात तो करते। मगर खामोशी इतनी गहरी थी कि अंकिता के दम घुटने लगा। उसने सोचा कि गूंगे तो नहीं है, टेलीफोन पर आवाज सुनी थी मैंने, लेकिन अब क्यों ऐसे बैठे हैं। खैर, आखिर में तंग आकर खुद ही नजरें उठाकर देखा तो देखकर दंग रह गई। महेश ने सोफे पर पड़े सो रहा था। अंकिता ने सोची, लंबा सफर करके आए थे, आते ही शादी के कामों में हिस्सा लिया होगा और थक गए होंगे, लेकिन इतने कि सोफे पर बैठते ही सो गए। अंकिता भी बिस्तर पर लेट गई, मगर अब नींद कोसों दूर जा चुकी थी। घंटा भर यूं ही बड़ी सोचते रहे। प्यास महसूस हुई और फिर हलक में कंटे से चुमने लगे। दबे कदमों में पलंग से उतरी और महेश का कांधा होले से हिलाया। महेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। अंकिता ने कहा, बहुत प्यास लगी थी। महेश ने मेज की तरफ देखा, जहाँ पानी का जग और गिलास रखा हुआ था। तभी अंकिता ने कुछ शर्मिंदा सी हो गई। महेश ने उठा, जग से गिलास में पानी भरा और एक गोली देकर कहा, पानी के साथ ये भी खा लो, शायद थकान से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तभी नींद नहीं आ रही है। अंकिता ने चुपचाप गोली उनसे लेकर फांक ली। उसने नींद से भरी आंखों से महेश की तरफ ऐसे देख रही थी कि कोई ख्वाब में किसी तस्वीर को देख रहा है। उसने सोचा, महेश नींद पूरी कर ले तो अच्छा है। गोली के असर से अंकिता ने देर तक सोती रही। जब जागी, दिन चढ़ाया था और महेश भी कमरे में मौजूद ना था। दिन भर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। महेश ने भी ना जाने बाहर किस काम में बिजी था। अगली रात आधी बीत चुकी तब कमरे में कदम रखा और बोला, लो ये गोली खा लो। अंकिता ने कहा, मैंने तो नहीं मांगी, आज मेरे सर में दर्द नहीं है। फिर भी खा लो, नींद सुकून से आ जाएगी। मुझे नींद के लिए गोली की जरूरत नहीं है। खा लो, कल हमें सफर पर रवाना होना है। लंबा सफर है, बहुत थकान होगी। आज की रात भरपूर और पूरी नींद लेना जरूरी है। महेश का ऐसा रवैया देखकर अंकिता समझ गई कि शायद मामला तो कुछ और ही है। शायद महेश को शादी की जरूरत ना थी, माँ बाप ने जबरदस्ती मजबूर किया था। यह ऐसा मामला था कि कुछ लड़कियां खामोश रहकर अपनी शराफत का सबूत देती है और कुछ के घर टूट जाती है। अंकिता को गुस्सा आ गया।
उसने गोली महेश के हाथ से लेकर दूर फेंक दी और सोची, आज की रात अपने वतन में गुजारनी है, ये तो गुजर जाएगी। जैसे ही सुबह होगी तो सबसे पहले मम्मी और पिताजी को खबर करूंगी, वरना वतन से दूसरे मुल्क में जाने के बाद जो मुझ पर बीतेगी तब मैं क्या कर पाऊंगी। सुबह 7 बजे अंकिता की सास नाश्ते की ट्रे लेकर आई तो अंकिता ने कहा कि मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। अंकिता की सास ने बोली, वो शाम तक आएंगे बेटा, मैंने फोन पर बता दिया है। मुझे अभी बात करनी है, माँ जी आप फोन पर मेरी बात कराइए। अंकिता के लिहाज की शक्ति से डर गई और फोन मिला कर दिया। अंकिता ने बोली, मम्मी पिताजी को लेकर फौरन आ जाओ। अंकिता की माँ घबरा कर बोली, सब ठीक तो है मेरी बच्ची, अभी इसी वक्त आए क्या? हाँ सब ठीक है, बस आप आ जाएं। 2 घंटे बाद दोनों आ पहुँचे। अंकिता ने उन्हें बताया कि महेश के माँ बाप ने उसकी जबरदस्ती शादी की है, उसने मेरा घूंघट तक नहीं उठाया, बस नींद की गोली देकर सो जाने को कहता है। परदेश में जो मुझ पर बीतेगी वह किससे कहूंगी। मैं हरगिज इसके साथ लंदन नहीं जाऊंगी। आप लोग ट्रक लाइए, पहले मेरा दहेज उठाइए और फिर मुझे अपने साथ ले जाइए। अंकिता के पिताजी ने महेश को बुलाया। महेश ने बोला, आपकी बेटी सही कह रही है, मैंने माँ बाप की खातिर शादी की, उन्होंने मजबूर किया था, मैं इस बंधन के लायक नहीं हूँ। आप बेशक इस बंधन को अभी खत्म कर दीजिए। इतना सुनते ही अंकिता के पिताजी ने तुरंत ट्रक वालों को फोन किया। अंकिता के सास ससुर ने बोले, अरे भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? आपके बेटे से बात हो गई है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। महेश ने कहा, जी हाँ, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आप लोग इन्हें मत रोकिए और ना ही कोई किसी तरह की परेशानी खड़ी करें। मुझे जल्दी वापस जाना है, कोई अड़चन ना डालें। मैं बहुत मना किया था पर आप लोग नहीं मान रहे थे। अब आ गई है बात समझ में आपके, शराफत से इनका सामान वापस कर दीजिए। और फिर महेश ने अंकिता से कहा, मुझे माफ कर देना अंकिता। महेश ने ये कहकर अंकिता के घर वालों की मुश्किल आसान कर दी, वरना ना जाने कितना झगड़ा होता। अंकिता और उसके माँ बाप को उस वक्त बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुदरत जो करती है अच्छा ही करती है। 2 साल की उदासी के बाद आखिरकार एक अच्छा रिश्ता आ गया और अंकिता की दोबारा शादी हो गई। इस बार ऊपर वाले ने कर्म किया, पति हीरे जैसे मिला और आज अंकिता उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। शुक्र करती है उस वक्त ऊपर वाले ने उसे हिम्मत दी और उसने दिमाग से काम लिया। अगर महेश के साथ लंदन चली जाती तो ना जाने उसका क्या हाल होता, शायद जिंदगी भर का पछतावा ही रह जाता। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।